तो हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 1। और बायोलॉजी चैप्टर 1 में एक बेहतर चीज हम आपको ये बता देते हैं कि आज हम ऑब्जेक्टिव नहीं करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है पोषण। ये जो आपका चैप्टर है ना, पोषण पोषण का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की पूरी संभावना है, जिसमें लगभग दीर्घ दोनों रहेंगे। तो क्लास को बीच में स्किप करके उठ के मत जाइएगा, पहला बात। दूसरा बात, हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप हमारा क्लास करें तो साथ में कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, और ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिखते जाएगा सबको लिखते जाएंगे। वीडियो को 2x पे चला लेने से आप ज्यादा तेज तो नहीं हो जाएंगे। और बस ये होगा कि आप वो सभी चीज छोड़ देंगे जो बाकी बच्चे सकें। इसलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, हंसते खेलते क्लास को शुरुआत करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला सवाल में करें कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के विश्वास क्यों अपर्याप्त है? बहुकोशिकीय मतलब जीव है कि ऐसे जीव जो एक से ज्यादा कोशिका आंसर में देखिए, बोले कि बहुकोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या ब्रज पदार्थों, जिसको ब्रज मतलब अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन के लिए विशिष्ट अंग होता है। देखते हैं ना, हम सांस लेने के लिए नाक का यूज करते हैं, और खाना खाने के लिए मुंह का यूज करते हैं, सुनने के लिए कान का यूज करते हैं, बोलने के लिए मुंह का यूज करते हैं। तो ये सब अलग अलग अंग है। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषम अपर्याप्त है। क्योंकि विषम किसके लिए होगा? जो एक कोशिकीय जीव है, जिनके पास सिंगल सेल है, जहाँ से हर चीज एक ही जगह से पॉसिबिलिटी होती है, वहां से विषम संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि कोई सजीव जीव, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए किन मापदंड का उपयोग करेंगे? देखिए, कोई जीवित है या नहीं इसका निर्धारण ऐसे कोई भी दिखने वाली गति, जैसे चलना, हम देखेंगे वो चल रहा है क्या, वो सांस ले रहा है, वृद्धि कर रहा है। जबकि सजीवों में ऐसी गतियां भी होती है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे मान चले कि किसी का हार्ट बीट धड़क रहा है, तो आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोई सांस ले रहा है, आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। किसी का ब्लड सर्कुलेशन कर चल रहा है, आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे किसी भी चीज का चलना, ठीक है, और दौड़ना, टहलना, कूदना, फानना, बॉडी का मूवमेंट करना, ये सब क्या है? सजीवों के लक्षण है। नंबर 3 में बढ़ेगी किसी नंबर 3 में बढ़ेगी किसी जीव द्वारा किन कथित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो बोले कि किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कथित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्या क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, पहला, ऊर्जा और सामग्री के स्रोत में भोजन। हम भोजन क्यों करते हैं? ताकि हम बॉडी को क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिले, ताकि काम करने में हम ज्यादा एनर्जेटिक रहें। और भोजन को टूट कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी क्यों चाहिए? बहुत लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन केवल सांस लेने के लिए चाहिए, नहीं। ऑक्सीजन हमें चाहिए, पहला बात समझिए, भोजन को तोड़ने के लिए। दूसरा चाहिए, भोजन को तोड़ने के बाद वहां से जो ऑक्सीजन निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, उसके लिए। तीसरा, शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों को उचित पाचन के लिए। देखिए, बॉडी को डाइजेस्ट, खाना जो आप खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए भाई, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी चाहिए जो भोजन को अच्छे से पचा सके। नंबर 4 में बढ़े कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकार को आवश्यक मानेंगे? तो देखिए क्या क्या जरूरी है। पहला, पोषण जरूरी है, ठीक, उत्सर्जन जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है। ये चार चीज किसी भी सजीव व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है, जिससे ये माना जाएगा कि जो जीवों का अनुरक्षण है वो हो रहा है। जैसे पोषण, ठीक, उत्सर्जन, जैसे आप कोई चीज खाते, कोई अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकलना जरूरी है। श्वसन, आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। परिवहन, जैसे आपको ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड ब्लड जो भी चीज सर्कुलेट करेंगे, तो परिवहन होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बोला है कि स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में क्या अंतर? देखिए, स्वयं पोषी में बोला है कि भोजन को सरल और कार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 से संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। विषम पोषी मतलब भोजन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। लेकिन स्वयं पोषी होगा वो भोजन खुद से बनाएंगे, जैसे पेड़ पौधे। जो विषम पोषी होंगे, जैसे कवक या जो होते हैं, वो सड़े गले पौधे कहीं से भी किसी भी तरह से वो भोजन को स्वयं बना लेते हैं। लेकिन भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। देखिए, इसमें क्लोरोफिल का आवश्यकता होता है। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन विषम पोषी को क्लोरोफिल नहीं चाहिए। क्योंकि सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन में करते हैं, ये कभी भी कर सकते हैं। इनके लिए दिन रात दोपहर शाम कोई मायने नहीं रखता है। बड़े कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। ये क्योंकि ये जितने भी कवक है, जैसे फंगी, कैक्टस, कवक, बैक्टीरिया, जितने भी, सब में किसी भी तरह का पोषण कभी भी हो जाता है, उनमें कोई फिक्स समय नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? बोला कि जो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए वो कहाँ से सामग्री लेके आते हैं? तो बोले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों की सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिएगा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र। दूसरा, जल कहाँ से मिला? तो पौधे जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण से करते हैं। और सूर्य का प्रकाश कब देखते हैं? पौधे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को शोषित करते हैं। तो ये तीन चीज ऐसे हैं जिन पौधों में विभिन्न विभिन्न चीज है। देखिए, हम बार बार करें कि जितना भी चीज हम लिखवाते गए हैं उसको एक नोट करते रहिए, ताकि जब आपको क्वेश्चन और आंसर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप तैयार रहेंगे। बोले कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? मतलब बोला कि जो हमारा पेट है उसमें जो अम्ल होता है, एक चीज क्लियर रखिएगा, हमारे पेट के अंदर जो पाया जाने वाला अम्ल HCl होता है, जो हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल की भूमिका क्या है तो समझिए। बोले कि आमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहा जाता है HCl, ठीक है, भोजन के टुकड़ों को घोलने में मदद करता है तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले बात रीजन समझिए कि आपको भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका टूटना जरूरी है, तो ये एंजाइम्स को बहुत अच्छी तरह से तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसको स्लाइड बनाता है ताकि खाना बहुत आसानी से पच सके। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि पाचक एंजाइम्स के क्या है? बोले कि एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन इत्यादि। ये सब देखिए, ये सब क्या है? जैसे हम बात करें एमिलेज की बात करते हैं, ठीक है, लाइपेज की बात करते हैं, ये सब ऐसे एंजाइम्स जो पाचक एंजाइम्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो बोले जैसे पाचक एंजाइम्स भोजन को सरल, ठीक है, कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये सरल कण रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। देखिए, रक्त गहन जैसे समझ चले कि पाइप है, पाइप के अंदर जैसे ब्लड बह रहा है, ये आपका रक्त है। तो जब रक्त बहेगा तो इसके साथ जो एनर्जी मिलेगी, छोटे छोटे जो कण टूटते हुए होंगे, ये ब्लड के साथ अच्छे से क्या हो जाएगी? सर्कुलेट हो जाएंगे, बॉडी में पूरे अच्छे तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है आपका? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो बोला कि क्षुद्रांग के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्त होते हैं, जिन्हें द्विगुणम कहते हैं। अब देखिए, ऐसे समझिए, जैसे हम समझाते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम आंतरिक स्तर बनाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती है दोनों साइड में ऐसे। अब यहाँ से जब भोजन ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसमें टकराने के बाद एकदम चूर चूर हो जाता है, पिसा जाता है। बोले कि ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। द्विगुणम में रुधिर वह इकाई की बहुयात होते हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यह इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत करना है। देखिए, इनके काम क्या है? पहले बात है कि बॉडी में ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा जो भी नए ऊतक है उसका निर्माण करना, और तीसरा जो पुराने ऊतक है उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक करना। ठीक है, नंबर 6 में कह रहा है भाई कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस तरह लाभदायक है? भाई अगर श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो जलीय जीव की अपेक्षा में स्थलीय जीव क्यों लाभदायक है? तो पहला समझिए, बड़ी स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसे समझिए, जो स्थलीय जीव है वो वातावरण के बाहर का ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो जलीय जीव है वो जल के खुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बल्कि जल की तुलना में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जलीय जंतु के विपरीत स्थलीय जीवों को गैसीय आदान प्रदान के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, अब जो सतह पे उनको ज्यादा अब सांस लेने के लिए हाफेंगे तो नहीं, वो नॉर्मली क्या हो जाता है? सांस ले लेते हैं। सवाल आपका कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? पहला, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरेट खंड है, एक प्रक्रम कोशिका। देखिए, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें बोर्ड है अवायवीय श्वसन क्या है। ये हो सके आपको टेस्ट एग्जाम में पूछा जा सके, हो सके आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सके। तो समझिए कि वह प्रक्रम जो वायु की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन ऑक्साइड के अणु में जल देता है। मतलब ऐसे समझिए, जो वायु की अनुपस्थिति में होगा अवायवीय, जो वायु की उपस्थिति में होगा वो वायवीय। ऑक्सीजन का अभाव में है कि कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारे क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प समझते हो? जो आपका क्रैम्प आता है, जैसे रात में सोता है अचानक एक्शन हो जाता है, अब चिल्लाने लगता है मैया बाप, वही वाला चीज क्रैम्प कहलाता है। बड़े कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 प्लस CO2 का परिवहन कैसे होता है? बोले कि ऑक्सीजन का परिवहन देखिए, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है।
मानव में श्वसन उपनक हीमोग्लोबिन है जो लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए एक यह ज्यादातर शरीर के ऊतकों से हमारे रक्त प्लाज्मा में विलय अवस्था में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। रीजन समझिए, सिंपल सा सवाल है कि आपके बॉडी में किसी भी इंसान में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। उसके बाद बोले कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे परिकल्पित किया गया है। बोले कि फुफ्फुस के अंदर अनेक कोशिकाएं होती है जो एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैस का विनिमय होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बोले कि कोशिकाओं की भांति में रुधिर वाहिका का विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे पसलियां ऊपर होती है, तो किस तरह ये जो पसली है यहाँ ये ऊपर की तरफ होती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम से पक्ष कोशिका बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर देती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले बड़े कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है, घटक के क्या है। तो बड़े कि मनुष्य में वहन तंत्र के मुख्य घटक जैसे हृदय, हार्ट है, रुधिर ब्लड और रुधिर वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स। उसके बाद बोले कि हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, मतलब हृदय के पूरे शरीर में ऐसा ब्लड वेसल है इसमें ऑक्सीजन है। और शरीर के विभिन्न अंगों से भी ऑक्सीजन नदी रुधिर प्राप्त करता है, तो ऑक्सीजनीकरण की इस अद्भुत रक्त को फेफड़ों में भेजता है। बड़े रुधिर ऑक्सीजन, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट में परिवहन में मदद करता है। देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज है जहां पर इन सबकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद बड़े रुधिर वाहिका जिनमें शिराएं आएंगी, धमनियां आएंगी, कुछ केशिकाएं आएंगी, हृदय से दूर विभिन्न अंगों अथवा विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाते हैं। तो देखिए रुधिर वाहिका का काम क्या होता है, रुधिर वाहिका का काम होता है जो विभिन्न अंग से है, विभिन्न अंगों से ब्लड को कहां पहुंचाना, हार्ट तक। बोले कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग अलग करने की आवश्यकता है। बोले जो स्तनधारी जीव होंगे उनमें ऑक्सीजन जनित और जो पक्षियों का वो विऑक्सीजन जनित असर के अंदर क्यों शामिल होगा, तो ऐसा समझिए। बोले कि शरीर में ऑक्सीजन की दक्षतापूर्ण आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। यह क्रम उन जंतुओं में जरूरी है जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। ऐसे समझिए, एक पक्षी का तापमान और एक जानवर का तापमान दोनों में अंतर है। पक्षी का तापमान में जानवर के तापमान से क्या करेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक है। देखिए हो सके आपको क्लास थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो लेकिन मेहनत करना पड़ेगा रूट, क्योंकि सभी वैसे प्रश्न है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन तो आसान सा नहीं आता, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। ये एनसीईआरटी का सारे सवाल है। तो बड़े उच्च संगठित पादप में ऊतकों के संचालन के लिए दो अलग अलग प्रकार होता है, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम जो मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज को वहन करता है और फ्लोएम पत्तियों से जहां कार्बन प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद संश्लेषित होते हैं। ऐसा समझिए जाइलम का काम क्या है, जाइलम मिट्टी से किसी भी चीज को बाहर निकाल कर पेड़ पौधों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम पत्तियों से उधार ले लेता है, उसको कहां पहुंचाता है, पेड़ पौधों तक या जहां तक उसकी जरूरत होती है वहां तक। सॉरी, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो ये दीर्घ क्वेश्चन है, ये जो है आपका ये दीर्घ प्रश्न है। मान चलिए 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बड़े कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। बड़े कि मिट्टियों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाए जाते हैं। तो अगर ये आपसे सवाल है कि कैसे जाया जाता है, तो जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, जो एक मिनट होते हैं क्लास्टर है ना। हाँ, तो जो जाइलम देखिए उसका द्वारा कि जाइलम तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं का एक सतत जाल बनाते हैं जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे की जड़ है वो कोशिका से मिट्टी से संपर्क होती है, वो पेड़ पौधों पत्तियों को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। एक बड़े के पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा
तो थोड़ा सा हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर दे ताकि आपको थोड़ा याद रहे ताकि बोले कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से प्रतिरोध तथा उनमें विलय खनिज लवणों की अनुपस्थिति गति में सहायता करता। ठीक है, अब समझिए बोले कि जल के वहन में मूलतः रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, जबकि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति मुख्य प्रेरक बल होता है। बोला कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। बोले कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। बोले कि पादप में पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। एक सिंपल सी बात है, पादप में कैसे होगा, तो आपको फ्लोएम द्वारा। लेकिन फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण में एटीपी सहायक, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बोले कि यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे भोजन का स्थानांतरण उच्च दाब से कम दाब की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सवाल। देखिए मेरे ख्याल से नहीं लगा है कि ज्यादा होगा। हाँ बस। अब देखिए बोले कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। एक ऐसा क्वेश्चन इस पे भी आई टिक करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोला कि प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। बोले कि गुर्दे में रक्त, देखिए इसको पॉइंट थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, बोले कि गुर्दे में रक्त गुर्दे की धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। गुर्दे में रक्त कैसे प्रवेश करता है। बोले कि गुर्दे में जो रक्त है गुर्दे की धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, जिनकी शाखाएं कोशिकाओं में केशिका गुच्छ से जुड़ी होती है। बोले कि वृक्क के गोमन संपुट में जल तथा विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब होता है ट्रांसफर करना, यहाँ से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, भेजना। बोले कि प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं तथा वांछित कण मूत्र में जुड़ जाते हैं। ठीक है, किडनी हो भाई, किडनी, वृक्क मतलब किडनी। बोले कि जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्रक्षण हो जाता है। बायोलॉजी थोड़ी सी टफ है, पढ़ेंगे आराम से। भाई तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब जो पौधे लगकर जो उत्सर्जी पदार्थ निकालते रहते हैं, अगर उनको इस चीज से छुटकारा चाहिए तो किसका उपयोग करते हैं। तो बोले कि पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पा सकते हैं। बोले कि बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं तथा अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जैलों में संचित रहते हैं। अब पेड़ पौधे से गोंद निकलते हुए देखा होगा कि कसम वो पेड़ पौधों का अपशिष्ट होता है, जो पेड़ पौधे बाहर की तरफ निकालते हैं और वो हमारे सारे के आ जाते हैं। इससे कहा जाता है प्रकृति का आपको जो भी देती है, प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हर किसी का अपना क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन जैसे बोले कि मनुष्य में वृक्क के तंत्र जो संबंधित देखे से उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 2, बोले कि पादप में जाइलम होता है किसके लिए, जल के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। आंसर हो जाएगा आपका जल का वहन करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। बोले कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए स्वपोषी पोषण खुद से कार्बन डाइऑक्साइड की जल की उपस्थिति लेते हैं। क्लोरोफिल चाहिए दूसरे का प्रकाश से, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ वेज। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है वो जिसको आप देख सकते हैं। बोले कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो बोले कि क्षुद्रांग में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। उसके बाद में बोल रहा है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। मतलब जो अगर स्लाइवा आता है तब बोल रहा है कि भोजन को आसानी से निकलने के लिए भोजन को गीला करता है। मान चलिए आप खा रहे हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, तो जो थूक निकलते हैं, स्लाइवा निकलता है, वो भोजन को मुलायम करता है। मुलायम के तुरंत होता है, भोजन का पाचन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो एक लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं। यह मंद जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है। मतलब ये कठोर से कठोर कोशिश करता है कि वैसे चीज जिसकी पेट क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई है या क्या चीज, तो उस चीज को खत्म करने के लिए भी एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो इसको चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद कि स्वपोषी पोषण, ये तो हो चुका था।
वही और ठीक है। देखिए एक चीज हम आपको दे देते हैं, कल तो अपना होमवर्क के तौर पे एक काम कीजिएगा, इसका जो भी चीज एक बार आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो को रिवीजन करते रहिएगा, जिससे क्या होगा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए आप ये एक चीज को 100 बार, 100 चीज के ऊपर ऐसा है कि एक चीज को आप कितना बार पढ़ लीजिए, 100 बार। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एक नए सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।